नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रियदर्शी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं रिपब्लिक आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों मैं बात करूंगा मुगल साम्राज्य के, और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है द ग्रेट अकबर द ग्रेट की मैं बात करूंगा, क्योंकि अकबर द ग्रेट एक ऐसे पर्सनालिटी हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं थोड़ी सी चर्चा जो रिपब्लिक आईएएस की ओर से चलने वाले कोर्सेज की कर देता हूँ। रिपब्लिक आईएएस की ओर से दोस्तों जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जो बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस है और इंटरव्यू, इससे रिलेटेड जो है कोर्सेज चल रही है जो कि 1 ईयर्स के कोर्सेज हैं। इसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन माध्यम से जो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकते हैं आपको, साथ में साथ लाइव सेशंस भी मिल सकते हैं, और लाइव सेशन के अलावा इसके जो भी हार्ड कॉपी होंगे जो भी मटेरियल्स के, वो सारे के सारे जो है आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इसके लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रिपब्लिक आईएएस के ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके उसे लॉगिन कर सकते हैं और आपसे अपने आवश्यकता अनुसार जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज देखते हैं कि आज मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जिस अकबर की हम बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हैं। इस प्रश्न में दोस्तों ध्यान ये रखना है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे आपके वनडे एग्जाम्स हो या फिर मैं बात कर लूँ बीपीएससी की या जेपीएससी की या फिर यूपीपीसीएस की या आईएएस के एग्जाम्स में जो है इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल नए किस्म के प्रश्न हैं जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए सारे प्रश्न को दोस्तों सिंसियरली जो है आपको करना है हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले दोस्तों मैं प्रश्न पर जाऊं, आपके सामने दोस्तों ये मैप दिख रहा होगा आप सबको, ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अकबर। ये जो है मुगल साम्राज्य के दरमियान अलग अलग समय में जो है मुगल साम्राज्य का किस तरीके से विस्तार था उसको रिप्रेजेंट करता हुआ मैप है। तो थोड़ा सा हम पहले मैप को समझ लेते हैं, ठीक है। आप देखिए अलग अलग कलर से इस मैप को दिखाया जा रहा है। पहले जो हम बात करते हैं इस कलर की, तो ये जो आपको कलर दिख रहा है जहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये उस पीरियड को दिखा रहा है जो शुरुआती दौर जो मुगल साम्राज्य का है 1530 तक, क्योंकि 1526 में जो है पानीपत की युद्ध होती है और पानीपत के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो बाबर के पीरियड में मुगल साम्राज्य का जो एक्सटेंशन था दोस्तों इतना ही था। आप इस लाइन के जरिए जो देख पा रहे हैं ये मुगल साम्राज्य का एक्सटेंशन था भारत में। इसके अलावा जो है कांधार वाला एरिया देख रहे हैं, काबुल वाला एरिया देख रहे हैं और गजनी वाला एरिया देख रहे हैं, ये भी मुगल साम्राज्य का उस समय हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि बाबर का आगमन जो होता है इसी मध्य एशिया से होता है, गजनी की तरफ से ही होता है। यहाँ का ही छोटा सा एक शासक हुआ करता था और यहाँ से आकर पानीपत के युद्ध के जरिए जो है दिल्ली सल्तनत, जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत कायम थी इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में, उसे पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो बाबर के समय में मुगल साम्राज्य का एक्सटेंशन जो है ये था। इसके बाद हम आएंगे दोस्तों, अब बात करेंगे अगर मुगल साम्राज्य का बाबर के बाद के एक्सटेंशन को अगर देखेंगे तो फिर हम आते हैं अकबर के पीरियड में। अकबर के पीरियड में जब हम देखते हैं दोस्तों, अकबर के पीरियड में जब देखते हैं दोस्तों तो इस कलर को, जो येलो कलर आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो येलो कलर जो दिख रहा है ये मुगल साम्राज्य का एक्सटेंशन जो है अकबर के पीरियड में हुआ। तो पहले से ही बाबर के पीरियड में काफ़ी कुछ हो चुका था, ठीक है। और साथ ही साथ जब अकबर महान आते हैं तो इस एरिया को जो है मिला लिया जाता है मुगल साम्राज्य में जीतकर, तो एरिया और भी बड़ा हो जाता है। पहले का एरिया छोटा था, ठीक है, फिर बाद में अकबर के समय 1605 तक आते आते एरिया बड़ा हो जाता है। और बाद में जो इस पिंक कलर से आप देख रहे हैं ये अकबर के बाद के समय का है, जब जहांगीर, शाहजहां और बाद में फाइनली जो औरंगजेब आता है, और औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का फाइनल जो होता है एक्सटेंशन जो होता है आगे चलकर जो है साउथ इंडिया तक चला जाता है। अभी जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये मुगल साम्राज्य का कंप्लीट एक्सपेंशन है, यानी कि ये औरंगजेब 1707 ईस्वी तक जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े क्षेत्र में हो चुका था। बस एक समस्या आ गई थी। क्या समस्या आ गई थी? एक समस्या यह आ गई थी कि बाबर ने जिसे कांधार को जीत रखा था, ठीक है, बाद के पीरियड में कांधार जो है मुगलों के हाथ से निकल जाता है। कब निकल जाता है? तो पहली बार तो ये जहांगीर के समय में ही मुगलों के हाथ से निकल जाता है, लेकिन फिर शाहजहां द्वारा जो डिप्लोमेसी अपनाई जाती है उसकी वजह से यह कांधार फिर से मुगलों के साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन फिर शाहजहां के ही कुछ पीरियड में 1648-49 के आसपास जो है कांधार फाइनली जो है मुगल साम्राज्य से बाहर निकल जाता है, और उसके बाद कोई भी मुगल साम्राज्य का शासक जो है कांधार को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाता है। तो ये एरिया जो है वो बाद में जो है, जब हम इस एरिया की हम बात करेंगे, ये कांधार वाले एरिया की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो
औरंगजेब के समय में जो आप देख रहे हैं फुल एक्सटेंशन जो देख रहे हैं मुगल साम्राज्य का, उसमें कांधार वाला एरिया शामिल नहीं होगा जो कि शुरुआती दौर में शामिल था। बाद बाकी ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये भारत जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया पॉलिटिकल एक्सटेंशन जो है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन क्या था मुगल साम्राज्य का, ये इस मैप के जरिए आपने देख लिया। अब आते हैं प्रश्न पर, देखते हैं आज के इस सेशन में कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं। पहला दोस्तों प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों काफ़ी रेनाउंड युद्ध है, मुगल और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नहीं, मुगल और राजपूतों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? ये युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। और 1576 ईस्वी जो है क्या है, 1576 ईस्वी में मुगलों की तरफ से शासक कौन है? तो अकबर महान शासक हुआ करते हैं। और दूसरी ओर जो है महाराणा प्रताप है जो कि सिसोदिया वंश का, मेवाड़ का शासक है, सिसोदिया वंश का रहने वाला, सिसोदिया वंश का महाराणा प्रताप। दोनों के बीच जो है भिड़ंत 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में होती है। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है अकबर यानी कि मुगलों की जो है जीत हो जाती है और मजबूरन बस महाराणा प्रताप को भागकर जंगल में जो है शरण लेना पड़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, यानी सेनापति तो महाराणा प्रताप का वो कौन कर रहा था? पहला ऑप्शन है अमर सिंह, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है हकीम खान, चौथा ऑप्शन है शक्ति सिंह। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप गैस कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि हकीम खान। हकीम खान ही वो व्यक्ति था जो महाराणा प्रताप के सेना का सेनापतित्व कर रहा था। दूसरी ओर जो मुगलों की जो सेना थी वो मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ रही थी, जिसमें महाराणा प्रताप जो है वो हार जाते हैं और हारने की वजह से इनको बाद में गुरिल्ला युद्ध लड़ना पड़ता है मुगलों से। इसके लिए भाग कर वो पहाड़ी में जंगल वाले क्षेत्र में शरण ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम पहला ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो अमर सिंह जो थे महाराणा प्रताप के जो उत्तराधिकारी और उसके ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि पहले सबसे बड़े जो है बेटे थे जो आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बनते हैं। मान सिंह के बारे में जस्ट दोस्तों मैंने भी बताया। मान सिंह कौन था? तो मान सिंह मुगल सेना को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और लास्ट ऑप्शन जो डी देख रहे हैं आप, शक्ति सिंह जो था एक्चुअली महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे। प्रारंभ में जो था इनके पिता जो उदय सिंह यानी महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, क्योंकि शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों भाई हैं, महाराणा प्रताप बड़े भाई हैं और शक्ति सिंह छोटे भाई हैं उनके। तो शक्ति सिंह को पहले जो है राज्य से भगा दिया जाता है, उनके पिता द्वारा जो है राज्य से भगा दिया जाता है उदय सिंह के द्वारा। तो ये विद्रोही प्रकृति हो जाते हैं, मुगलों से शुरू में मिल जाते हैं। लेकिन जब बात मुगलों के द्वारा मेवाड़ को जीतने की आती है तो ये मुगलों से के खिलाफ भी विद्रोह कर देते हैं और आकर जो है फिर भाई का जो है यानी कि महाराणा प्रताप का इस युद्ध में साथ देते हैं। कंधे से कंधे मिलाकर ये युद्ध लड़ते हैं मुगलों के खिलाफ। ओके, तो ये शक्ति सिंह जो है इनके छोटे भाई हैं, किनके? महाराणा प्रताप के छोटे भाई हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इस पिक्चर के जरिए देख रहे हैं, इस पिक्चर के जरिए भी दिखाया गया है, ये मान सिंह है जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, ये मान सिंह है। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप को देख रहे हैं जो मेवाड़ के शासक हैं, सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के सामने कभी सरेंडर नहीं किया। कुछ ही ऐसे शासक हुए राजस्थान में दोस्तों जो उन्होंने मुगलों के सामने सरेंडर नहीं किया। उसमें से एक महान शासक थे महाराणा प्रताप राजपूतों के, जो मेवाड़ से बिलोंग करते थे। इन्होंने मुगलों के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया और आगे चलकर इनके जो उत्तराधिकारी अमर सिंह हुए उन्होंने भी सरेंडर नहीं किया। बाद में जहांगीर के पीरियड में जहांगीर और अमर सिंह के बीच जो है एक जो है संधि हो जाती है, वो मैं आगे के पीरियड में बताऊंगा। उस संधि के तहत इतना कहा जाता है कि आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में नहीं लाऊंगा, आप अपने जगह पर ही जो है शासक बने रहेंगे और ऐसे ही पहले की तरह जो है शासन करते रहेंगे। बस इतना करना है कि आपको अपने एरिया का फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी जो है नहीं करवाना है। इस शर्त पर जहांगीर और इनके उत्तराधिकारी आगे जो चलेंगे अमर सिंह, उनके राणा अमर सिंह के बीच में जो है संधि हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य यानी मूल उद्देश्य पूछ रहा है क्या था? चार ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, दूसरा ऑप्शन है राजपूतों में फूट डालना, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना और चौथा ऑप्शन है साम्राज्यवादी नीति। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि मेवाड़ जहाँ के शासक ये महाराणा प्रताप हुआ करते थे, तो महाराणा प्रताप सरेंडर नहीं कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ कंटिन्यू युद्ध लड़ रहे थे, बार बार युद्ध लड़ रहे थे और बहुत बड़ी चुनौती फेस कर रहे थे मेवाड़ से ये। तो हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए हुआ था कि राणा प्रताप को घुटने जो है टिका दिया जाए यानी इन्हें पराजित कर दिया जाए और मेवाड़ को डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में मुगल जो है अपने अधीन कर लें, अपने ले आए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। राणा प्रताप जो युद्ध हार जाते हैं और हारने के बाद क्या है, ये गुरिल्ला वार शुरू कर देते हैं मुगलों के खिलाफ। तो मेवाड़ जो है कभी भी जो है पूरी तरह से
जो है मुगलों के नियंत्रण में नहीं आ पाता है। और जब तक राणा प्रताप जिंदा रहते हैं, 1597 ईस्वी में इनकी मौत होती है महाराणा प्रताप की, तो 1597 ईस्वी तक जो अकबर का ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पीरियड समाप्ति हो जाता है। 1605 में जो अकबर की भी मृत्यु हो जाएगी। तो अकबर को पूरे लाइफ जो है ये चुनौती पेश करते रहते हैं, मुगलों को पूरी लाइफ जो है चुनौती पेश करते रहते हैं। तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, मूल उद्देश्य यही था। और एक और उद्देश्य था जो बड़ी चीज़ कर सकते हैं, जो साम्राज्यवादी नीति थी अकबर की, चूँकि मुगल साम्राज्य का विस्तार भी करना था, तो साम्राज्यवादी नीति का एक हिस्सा है राणा प्रताप को भी अपने अधीन लाना। ठीक है, लेकिन राइट आंसर दोस्तों है, चूंकि मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही था, हल्दी घाटी का युद्ध करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, 4 राज्य दिए हुए हैं, आमेर यानी अम्बेर, दूसरा मेवाड़ है, तीसरा मारवाड़ है और चौथा जो है बीकानेर है। इन 4 में से किसने जो था स्वयं जाकर अकबर की संप्रभुता यानी कि उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट मैं बात कर रहा था, मेवाड़। मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। मेवाड़ ही वो जो था राज्य था, राजस्थान का वो राज्य था उस समय जो मुगलों की अधीनता को जाकर स्वयं ही स्वीकार नहीं करता है। बाद बाकी लोग जो है मुगलों के सामने सरेंडर कर देते हैं, चाहे मारवाड़ हो, बीकानेर हो या आमेर हो, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी संप्रभुता का जो है वो बचाव जो है नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेवाड़ वो जो था राज्य था जो अपनी संप्रभुता का अंत तक बचाव करता है और मुगलों के सामने कभी सरेंडर नहीं करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप इसे पिक्चर के जरिए देख सकते हैं, इस मैप के जरिए मेवाड़ को भी देख सकते हैं। ये एरिया जो देख रहे हैं आप, ये मेवाड़ का एरिया है, उस समय के मेवाड़ का एरिया है, जहाँ चित्तौड़गढ़ दिख रहा होगा आपको, भीलवाड़ा दिख रहा है, राजसंबंध और उदयपुर का एरिया देख रहा है। यही मेवाड़ का वो प्रांत है जहाँ से महाराणा प्रताप जो था इसको लीड कर रहे थे, जो कभी भी मुगलों की जो अधीनता को स्वीकार नहीं करता है। ओके, इस पिक्चर के जरिए मेवाड़ के किले को भी देख सकते हैं, ये एक टावर है और ये पूरा मेवाड़ का किला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बन रहा है। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बिल्कुल सही बात है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कब मिलाया गया। ऑप्शन ए है 1590 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1575 में, ऑप्शन सी है 1576 में और ऑप्शन डी है 1572 ईस्वी में। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? यू में गैस, आप गैस कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1576 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है बंगाल और बिहार को भी विजित कर लिया गया, यानी कि जीत लिया गया, यानी कि साम्राज्य विस्तार जो है कर जो है बंगाल तक पहुंचा दिया गया। और इसके बाद जीतने के बाद वहां का सूबेदार किसे बनाया गया? तो मानसिंह को, जो कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जो था हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उसी मानसिंह को जो था इस एरिया का, बंगाल और बिहार वाले एरिया का गवर्नर या कह लीजिए कि सूबेदार बनाया गया। क्योंकि बंगाल का एरिया काफ़ी बड़ा था, इसके अंतर्गत बिहार भी था, तत्कालीन झारखंड मतलब आज के जो झारखंड है वो भी था, साथ में साथ उड़ीसा था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड चारों के सूबेदार कौन बन गए? तो मानसिंह बन गए। वही मानसिंह जो महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मुगलों का एक्सटेंशन जो है आपको जो है मैप के जरिए भी दिखाया गया है। बंगाल तक जो है मुगलों का एक्सटेंशन हो चुका है। इसी के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा और झारखंड वाले एरिया भी जो उस समय शामिल थे। ठीक है, और इसी एरिया का जो है सूबेदार बनाया गया था राजा मानसिंह को। ठीक, और ये एरिया जो है बाद में जो है जहांगीर शाहजहां और फाइनली जो औरंगजेब के पीरियड में जो है मुगल साम्राज्य में हिस्सा जो है बनने वाला है, जो अभी नहीं बनी है क्योंकि अभी अकबर का ये पीरियड चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से यानी कि जिस राज्य से स्थापित किया वो कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है बुंदेलों से, दूसरा है कछवाहों से, तीसरा है राठौरों और चौथा है सिसोदिया से। राइट आंसर क्या होगा? कहता है कि जिससे सबसे पहले वैवाहिक संबंध, क्योंकि कई राजपूत शासकों से जो है अकबर का जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, मुगलों का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ राजपूत और मुगलों के बीच में, लेकिन पहला वो कौन था जिसके साथ जो है वैवाहिक संबंध जो है अकबर के द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला क्या हो जाएगा? पहला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कछवाहों के द्वारा। कछवाहा राजपूत शासक थे, उनका नाम था बिहारी मल उर्फ भारमल।
पहला ये शासक थे बिहारी मल उर्फ भारमल, इसको कहते हैं, ठीक है, इसे भारमल भी कहते हैं हम। इनकी बेटी थी, इनकी सबसे बड़ी बेटी थी हरखाबाई, इनकी बेटी का नाम था हरखाबाई। इसी हरखाबाई के साथ जो है अकबर का विवाह हुआ था, हरखाबाई। इसी हरखाबाई को बाद में जो है जोधाबाई के नाम से भी जाना गया, ठीक है, जोधाबाई के नाम से ये प्रचलित हुई हरखाबाई। ये हरखाबाई जो था भारमल उर्फ बिहारी मल की जो थे ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ी पुत्री थी। इसका विवाह अकबर के साथ जो है कर दिया गया। इस तरीके से कछवाहा राजपूतों ने मुगलों के सामने एक तरीके से कह लीजिए मेल मिलाप कर लिया, एक तरीके से सरेंडर कर लिया और अप्रोच रूप से इसके नियंत्रण में आ गए। हरखाबाई आगे चलकर जोधाबाई के नाम से प्रचलित हुई और इसी जोधाबाई से जो है जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, जहांगीर जो है वो पैदा हुआ, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही वो शासक हैं हरखाबाई। हरखाबाई जिसकी चर्चा कर रहा था, ये हरखाबाई हैं और पहली राजपूत कन्या है जिसका विवाह जो है अकबर के साथ हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो बिहारी मल था, अभी जस्ट मैंने बताया बिहारी मल भारमल, ठीक है, कछवाहा राजपूत थे। और इन्हें जो था जोधाबाई का जो है नाम दिया गया था, आगे चलकर जोधाबाई का टाइटल दिया गया था और इन्हीं से जो है सलीम जो है यानी कि जहांगीर जो है पैदा हुआ। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। क्योंकि अकबर जो था धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो बहुत सारे चिश्ती संत के दरगाह पर जाया करता था, जिसमें एक दो प्रमुख ऐसे संत थे जिनके दरगाह पर ये बार बार जाया करता था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, तीसरा ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चौथा ऑप्शन है शेख फरीद गंज ए सकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी कि अकबर जो था अजमेर की दरगाह पर जियारत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बराबर जाता था, ठीक है। इसके अलावा सलीम चिश्ती के दरगाह पर भी जाता था। सलीम चिश्ती कहाँ रह रहे थे, तो उस समय सिकंदरा में रह रहे थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती और सलीम चिश्ती दोनों के पास अकबर जो था बराबर विजिट क्या करता था, पूजा अर्चना करने के लिए, जियारत करने के लिए। आज बहुत सारे लोग मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाते हैं। अजमेर में बहुत ही फेमस है मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, ये जो था दिल्ली में थे और बहुत पहले के संत हैं। अकबर का पीरियड अलग है, ये बहुत पहले के संत हैं, सल्तनत काल का पीरियड रहा है इनका। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया, यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जिनका संबंध दिल्ली से था और इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का जो है निर्माण किया गया था, जिसे आगे चलकर जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण किया गया। फिर शेख फरीद की बात कर लें तो इसे ही बाबा फरीद कहते हैं। इसका भी पीरियड अकबर का नहीं है, अकबर से बहुत पहले के ये शासक हैं, सॉरी संत हैं। बाबा फरीद इन्हें कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया के जो है ये गुरु हैं। शेख फरीद उर्फ बाबा फरीद जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग संत अलग अलग पीरियड के हैं और ये तीनों बी, सी और डी जो देख रहे हैं ये अकबर के पीरियड के ना होकर बहुत पहले के पीरियड के यानी सल्तनत काल के पीरियड रहा है इनका। एक मोइनुद्दीन चिश्ती राइट आंसर है। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर बराबर विजिट करते थे। साथ ही साथ सलीम चिश्ती जो उसमें सिकंदरा में रह रहे थे, निवास कर रहे थे, उनके भी दरबार में जो था ये बराबर माथा टेकने के लिए अकबर जो है जाया करते थे। और इनके ही आशीर्वाद से, इस चिश्ती के आशीर्वाद से ही जो है सलीम यानी कि जहांगीर पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम जो है जहांगीर से पहले सलीम रखा गया था, बाद में जहांगीर के नाम से वो फेमस होता है, ठीक है। अकबर के द्वारा काफ़ी मान मनोबल किया गया था सूफी संत का और इसके बाद ही जो है जोधाबाई के द्वारा जो है सलीम का जो है जन्म हुआ था। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो इसकी शासन व्यवस्था और इसकी नीति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने कि अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे। ये आपसे पूछा जा रहा है, अकबर की लोकप्रियता के कारण को पूछा जा रहा है, ठीक है। चार कारण आपके सामने दिया गया है। एक है मनसबदारी प्रथा, ऑप्शन बी धार्मिक नीति की बात कर रहा है, ऑप्शन सी भू राजस्व व्यवस्था और ऑप्शन डी जो है सामाजिक सुधार की बात कर रहा है। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल बी सही है और तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है केवल सी सही है और लास्ट का ऑप्शन डी कह रहा है ए, बी, सी और डी यानी कि चारों के चारों सही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सही हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है? तो मनसबदारी प्रथा के लिए अकबर जाना ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मनसबदारी प्रथा को अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। धार्मिक नीति की वजह से जाना जाता है, रिलीजियस टॉलरेंस जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, धार्मिक उदारवाद की नीति अकबर के द्वारा जो लाई गई थी, इसे सुलह कुल की नीति भी कहते हैं, सर्वधर्म संभाव की नीति कहते हैं, यानी कि सारे धर्मों को लेकर चलने की नीति कहते हैं। इसके लिए भी अकबर जाना जाता है। भू राजस्व व्यवस्था जो लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था राजा टोडरमल के नेतृत्व में 10 साला व्यवस्था और सामाजिक सुधार भी बहुत सारा किया गया था। इसमें सती प्रथा
पर बैन किया गया था, बाल विवाह को रोका गया था, तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए थे, सामाजिक सुधार जैसे कार्य किए गए थे। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी चारों के चारों सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा जा रहा है ए बी सी डी चारों के चारों सही हैं। यानी अकबर प्रत्येक चीज के लिए जाना जा रहा है, वंशधारी प्रथा के लिए भी, धार्मिक नीति के लिए भी, भू राजस्व व्यवस्था के लिए भी और सामाजिक सुधार के लिए। अगर दोस्तों मैं बात करूं मनसबदारी प्रथा की, तो अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, कोई नई व्यवस्था नहीं थी। दरअसल ये व्यवस्था मंगोलों से आई थी, मंगोलों की देन थी। मंगोल जो के द्वारा जो था अपनी सेना में मनसबदारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था और वहीं से प्रेरित होकर जो है अकबर ने भी उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन करके अपने साम्राज्य में भी जो है मनसबदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया था। मंगोलों से कैसे आ गई? तो मंगोलों से इसलिए आ गई कि आप इससे पहले आपने बाबर के बारे में मैंने आपको बताया था, या आप जानते भी होंगे कि बाबर में जो था, बाबर जो था हाइब्रिड व्यक्ति था, मतलब दो रक्तों का, इसमें दो महान रक्तों का इसमें कह सकते हैं मिश्रण था। बाबर जो था एक तरफ से मंगोल भी था तो दूसरी तरफ से तुर्क भी था। पिता की ओर से वो तुर्क वंश से बिलोंग करता था यानी तुर्क हो जाता था, जबकि माता की ओर से जो था मंगोलों से बिलोंग करता था तो मंगोल था। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वहीं से आता है, मंगोलों से लिया गया मनसबदारी व्यवस्था। इसी के अंतर्गत जात और सवार हुआ करता था। दो चीज हुआ करते थे, एक हुआ करता था जात और दूसरा सवार हुआ करता था। जात का मतलब है कि सेना में किसी व्यक्ति को क्या रैंक दिया गया है, किसी व्यक्ति विशेष का क्या जो है रैंक है, क्या स्टेटस है सेना में, क्या पद की स्थिति है, वो दिखाता था। साथ ही साथ उस व्यक्ति को क्या वेतन मिल रहा है, ये जात के द्वारा ही शो किया जाता था। जिस व्यक्ति को जितना अधिक जात मिला है, इसका मतलब उनका रैंक उतना ही ऊपर है, यानी उसका पद उतना ही ऊपर है और उसे उतना ही अच्छा खासा वेतन मिल रहा है। और सवार पद वो हुआ करता था जो घुड़सवारों की संख्या को बताता था। यानी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर 500 का जात किसी व्यक्ति को मिला है और 200 का सवार मिला है, तो इसका मतलब हो गया कि 500 के जात वाला व्यक्ति का ये रैंक बता रहा है कि सेना में इसकी स्थिति यानी पद स्थिति क्या है, इनका क्या स्टेटस है, साथ में साथ इससे क्या वेतन मिल रहा है। और सवार बताता था कि कितने घुड़सवार ये व्यक्ति रख सकता है अपने पास। ठीक है, 200, अगर 200 सवार है इसका मतलब कि 200 घुड़सवार को ये व्यक्ति जो है अपने पास रख सकता है। तो सवार जो था घुड़सवारों की संख्या बताई जाती थी, किसी व्यक्ति विशेष के पास कितना घुड़सवार हो सकता है, और जात उसकी सेना में स्थिति को यानी उसके रैंक को और साथ में सबसे कितना वेतन मिल रहा है उसको दिखाया जाता था इसके जरिए। तो मनसबदारी प्रथा यही थी, जात और सवार। आगे चलकर जहांगीर के द्वारा काफी कुछ परिवर्तन किया जाएगा, जब सिंह अस्पा, दो अस्पा, एक अस्पा और निम्न अस्पा जैसे नीति को लागू किया जाएगा। तो वो बात की बात है। सिंह अस्पा के तहत क्या होता था कि एक ही व्यक्ति जो है 3 घुड़सवार रख सकता था, 3 घुड़सवार रख सकता था। दो अस्पा के तहत 2 घुड़सवार रख सकता था, एक अस्पा के तहत 1 घुड़सवार, और निम्न अस्पा के तहत जो है एक व्यक्ति जो है मतलब 2 व्यक्ति पर जो है 1 घुड़सवार जो है रहा करता। तो वो बात की बात है, बाद में इस पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि मनसबदारी व्यवस्था में जात और ये सवार हुआ करती थी। जात जो है सेना में व्यक्ति के रैंक को दिखाता था, साथ ही साथ उसके वेतन को भी दिखाता था, और सवार घुड़सवारों की संख्या को डिनोट करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, बहलोल लोदी, दूसरा ऑप्शन है शेरशाह, तीसरा हुमायूं है और लास्ट ऑप्शन जो है अकबर। ऑप्शन डी जो है अकबर है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर बताता हूं मैं, राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ही वो शासक था, ठीक है, जो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। कब समाप्त करता है? तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इससे पहले 1562 ईस्वी में क्या किया गया था? दास प्रथा अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1562 में। 63 में अकबर जो है तीर्थ यात्रा कर, हिंदुओं से लिए जाने वाला तीर्थ यात्रा कर को बैन कर देता है, यानी उस पर पाबंदी लगा देता है। और फिर एक काम और भी करता है लगे हाथ, 1564 ईस्वी में जजिया कर जो हिंदुओं से ली जा रही थी इस पर भी रोक लगा देता है। ठीक है, जजिया कर पर भी पाबंदी लगा देता है 1564 ईस्वी में। यानी एक के बाद एक, बैक टू बैक 3 काम करता है। 1562 में सबसे पहले जो है दास प्रथा को समाप्त कर देता है, फिर 63 में आकर अकबर के द्वारा इस तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं से ली जा रही थी उसे समाप्त कर दिया जाता है, और 64 में आकर जजिया कर को भी अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 4 घटनाक्रम दिए हुए हैं, इसे अरेंज करना है पीरियडिकली, यानी पीरियड के हिसाब से कब कौन सी घटना हुई। पहला है जजिया की समाप्ति, दूसरा इबादत खाने का निर्माण, तीसरा है मजहर पर हस्ताक्षर और चौथा है दीन इलाही की स्थापना। ओके फ्रेंड्स,
तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। जजिया के बारे में मैंने अभी जस्ट बता दिया है, कब समाप्त हुआ जजिया, तो 1564 ईस्वी में। तो इसका पीरियड तो क्लियर हो गया आपको अभी, 1564। इबादत खाना है दूसरा। इबादत खाने का निर्माण किया गया था जहाँ सभी धर्म के लोग आकर जो थे अपनी पूजा अर्चना कर सकते थे। यानी इबादत का मतलब होता है पूजा पाठ करना, पूजा अर्चना करना। तो इबादत खाना वो प्लेस था जो सभी रिलीजियस मतलब सभी रिलीजन के लोगों के लिए खुला हुआ था। यानी सभी धर्म के लोग जो था इस इबादत खाना में उपस्थित होते थे और धार्मिक चीज़ों पर जो है चर्चा विचार विमर्श वगैरह की जाती थी। तो इबादत खाना को अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1575 ईस्वी में। तो इसका भी पीरियड क्लियर हो गया। फिर मजहर है। मजहर कब किया गया था, तो 1579 ईस्वी में मजहरनामा जारी कर दिया गया था। मजहरनामा एक किस्म का, एक तरीके का कहिए कि एक तरीके का नोटिस था, ठीक है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट था जो अकबर के द्वारा धर्म से रिलेटेड जारी किया गया था। और ये जारी करके अकबर ने धर्म के मामले में खुद को सर्वे सर्वा बना दिया था। यानी कि धार्मिक कार्यों से संबंधित किसी भी विषय पर कोई भी निर्णय लेना है तो अकबर वो ले सकता था और उसके निर्णय को सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त थी। इसलिए जो है मजहरनामा पेश किया गया था 1579 ईस्वी में। फिर दीन इलाही की स्थापना, दीन इलाही और तौहीद इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हो जाती है। तो इसके आधार पर दोस्तों आप जो है अरेंज कर सकते हैं। फिर 1583 में जो है इलाही संबत की स्थापना हो जाती है। 1583 में इलाही संबत स्थापना हो जाती है। पहले से जो हिजरी संबत चला रहा था उसकी जगह पर एक नया संबत कैलेंडर जारी कर दिया जाता है जिसे हम इलाही संबत कहते हैं। ये 83 में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों पीरियड लग गया। 1564 में जजिया हो गया, इबादत खाना 1575 मजहर पर जो है घोषणा मजहर पर हस्ताक्षर कर दिया गया 1579 में और दीन इलाही की स्थापना जो है 82 में कर दी गई। तो इसको पीरियडिकली अगर करें तो पहले नंबर पर 1 हो जाएगा, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथे पर 4। यानी कि जो पीरियड के हिसाब से ये सजा हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो पहला ही हो जाएगा 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने सारे का सारा पीरियड आपको बता दिया है तो आपको इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सैन्य विभाग जो हुआ करते थे इसका प्रमुख कौन हुआ करता था। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है दीवान, दूसरा मीर बख्शी, तीसरा मीर समन और चौथा है बख्शी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। यानी सैन्य विभाग का जो सेनापति यानी कि प्रमुख जो हुआ करता था, जो ऑल इन ऑल हुआ करता था, सेना का देखभाल क्या करता था, रख रखाव क्या करता था, सारी की सारी जिम्मेदारी सेना से संबंधित हुआ करती थी, वो जो था मीर बख्शी हुआ करता था। कौन हुआ करता था मुगल साम्राज्य में, उसे कहते थे मीर बख्शी। दीवान जो था, दीवानी करने का मतलब राजस्व से जुड़े हुए मामले को देखता था, यानी कर वसूल इसका काम हुआ करता था, राजकोष में कर को जमा करना इसका काम हुआ करता था। और सैन्य विभाग का संचालन जो था वो मीर बख्शी के द्वारा होता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला अफगानिस्तान, दूसरा तुर्की, तीसरा मंगोलिया और चौथा जो है फारस। 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसका जिक्र भी आपको कर दिया है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो थी पहले से चली आ रही थी और किसके द्वारा लिया गया था, तो ये जो था मंगोलों के द्वारा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस था। मंगोलों से जो है प्रेरणा लेकर जो है अकबर ने इसे अपने साम्राज्य में इंट्रोड्यूस किया था और इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन लाया था। ठीक है, तो मंगोलिया से ही आया था। मंगोलिया में ही जो था मंगोलों का राज हुआ करता था। मंगोलिया वो क्षेत्र है जहाँ मंगोल डायनेस्टी का, मंगोल साम्राज्य का जो था राज हुआ करता था। और बाबर जो था दोनों से बिलोंग करता था, पिता की ओर से जो था तुर्क भी था और माता की ओर से जो था मंगोलों से भी बिलोंग करता था। तो ये मंगोलिया से लिया गया था मनसबदारी प्रणाली और इसमें कुछ परिवर्तन करके अकबर ने इसे अपने साम्राज्य में लागू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर की बात कर रहा है। कथन ए जो कह रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना होता था। कारण कह रहा है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो चलिए पहले कथन कारण को हम देखते हैं क्या सही और क्या गलत है। तो पहले कथन को देखते हैं कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। यानी प्रत्येक एक व्यक्ति पर जो था 2 घोड़े की व्यवस्था हुआ करती थी। एक व्यक्ति 2 घोड़ा रखता था। युद्ध के समय चूंकि इसे बार बार बदलना पड़ता था, जब घोड़े थक जाते थे तो दूसरे घोड़े को युद्ध में लगाया जाता था। तो पहला तो दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है कथन है।
दूसरा कारण आर कह रहा है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। घोड़ों को बदलने के पीछे जो बेसिकली जो रीजन हुआ करता था, क्या हुआ करता था, तो युद्ध के समय अब एक ही घोड़ा बार बार युद्ध लड़ रहा है लंबे समय तक, तो उसे आराम की जरूरत होती थी, थक जाया करता था, तो उसे आराम